सलाम दोस्तों, मैं हूं बिलाल और आप सुन रहे हैं डरावनी कहानी बिलाल की जुबानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी लाहौर में वाक़या एक कदीमी कब्रिस्तान घोड़ा शाह कब्रिस्तान के बारे में है। दोस्तों, ये कब्रिस्तान बहुत मशहूर है। दोस्तों, ये कब्रिस्तान पाकिस्तान के बनने से भी पहले का है, यानी यहाँ पर कुछ रवायतों के मुताबिक हिंदू इस जगह पर अपने मुर्दों को जिंदा जलाया करते थे। दोस्तों, ये कहानी जफर नामी गोरकन की है, जो इस कब्रिस्तान में कब्रें खोदने का काम करता था। आइए जफर की ज़ुबानी ही इस कहानी को सुनते हैं। मेरा नाम जफर है और मैं घोड़ा शाह कब्रिस्तान का गोरकन हूँ। मेरा काम कब्रों को खोदना था। इस काम से मुझे अच्छा खासा मुआवजा मिलता था। पैसे इतने ज्यादा थे कि मेरा गुजर बसर बहुत अच्छे तरीके से हो रहा था। लेकिन एक दिन दोपहर के वक्त एक औरत और मर्द जो मियाँ बीवी लग रहे थे, वो मेरे पास आए। उन्होंने कहा, हमारी बच्ची फौत हो गई है। उनके पास एक छोटा सा ताबूत भी था जिसमें उन्होंने बच्ची की लाश रखी हुई थी। लिबास से वो दोनों मियाँ बीवी बड़े खाते पीते घराने के नजर आते थे, लेकिन ताबूत की हालत से पता चलता था कि वो पुराना था। ऐसा अक्सर नहीं होता। पैसे वाले और अमीर लोग अपने प्यारों के लिए नया ताबूत ही खरीदते हैं, लेकिन इनके पास एक पुराना और बसीदा ताबूत था। इस तरह के ताबूत तो सिर्फ गरीब लोगों के पास हुआ करते हैं। इस कब्रिस्तान में हमेशा नए नए ताबूत आया करते थे। खैर, उन मियाँ बीवी ने मुझे बच्ची को दफनाने के लिए अच्छे खासे पैसे दिए। हैरत की बात तो ये थी कि उस बच्ची की तदफीन में वो दोनों मियाँ बीवी ही शामिल थे। ना कोई जान पहचान वाला था और ना ही कोई करीबी रिश्तेदार था। मैंने अपने एक साथी के साथ मिलकर उस बच्ची के लिए एक मुनासिब सी जगह देखकर कब्र की खुदाई शुरू कर दी। दोस्तों, हमें इस दौरान एक बात बहुत अजीब और नागवार गुजरी कि वो दोनों मियाँ बीवी हमें पैसे देकर बच्ची को दफनाए बगैर ही वापस चले गए और सारी जिम्मेदारी उन्होंने हम पर डाल दी और कहा कि बच्ची को कब्र खोद कर दफना देना। हमने भी ज्यादा नहीं सोचा, क्योंकि हमें तो पैसे मिल गए थे। इसलिए कब्र तैयार करने के बाद हम दोनों ने मिलकर उस बच्ची के ताबूत को आहिस्ता आहिस्ता कब्र में उतारना शुरू कर दिया कि अचानक मेरी दाएं जानब से ताबूत का ढक्कन जरा सा सरक गया। मेरी नजर उसके अंदर लेटी बच्ची पर पड़ी तो ये देखकर मेरा चेहरा जर्द पड़ गया कि वो बच्ची जिंदा थी। उसकी आंखों से आंसू निकलकर उसके गालों पर बह रहे थे। यूं लग रहा था जैसे वो बच्ची अभी अभी रो रही हो। ये मंजर सिर्फ मैंने ही देखा था, क्योंकि मेरा मुंह उस तरफ था जिस तरफ से ढक्कन हटा हुआ था। खैर, मैंने जल्दी से ढक्कन ऊपर कर दिया और समझा कि ये मेरे जहन का मुगालता है, क्योंकि बच्ची तो मुर्दा है, जिंदा कैसे हो सकती है। और ताबूत को एहतियात से मैंने कब्र में रख दिया और फिर कब्र को बंद करके हम बाहर निकल आए। और इस बात का जिक्र मैंने अपने साथी से नहीं किया। वो बड़ा डरपोक किस्म का आदमी था। मैंने सोचा वैसे भी रात का वक्त है तो कहीं ये डर न जाए। अभी हमें उस बच्ची को दफनाए हुए तकरीबन 2-3 घंटे भी नहीं गुजरे होंगे और शायद उस वक्त 12 बजे का टाइम होगा जब मैं अपने घर से निकलकर रोजाना मामूल के मुताबिक कब्रिस्तान का चक्कर लगाने के लिए निकला था। मेरा घर कब्रिस्तान से ज्यादा दूर नहीं था, बिल्कुल 5 मिनट की मुसाफत पर एक छोटे से क्वार्टर पर मुश्तमिल था। मैं चूंकि अकेला आदमी था और मैंने शादी भी नहीं की थी, इसलिए मैं उस घर में अकेला ही रहता था। मेरे लिए ये एक कमरा ही काफी था। मेरा दूसरा दोस्त करीबी गांव में रहता था, लेकिन जब भी किसी को दफनाना होता तो मैं उसे फोन करके बुला लिया करता था। उस वक्त वो भी अपने घर पर चला गया था, लेकिन मैं अपने घर से निकलकर कब्रिस्तान की जानब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा था। कब्रिस्तान के बड़े गेट से गुजरने के बाद जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो मुझे काफी फासले पर एक बड़े और पुराने पीपल के दरख्त के नीचे
चंद छोटे बच्चे बैठे दिखाई दिए। क्योंकि कब्रिस्तान में बहुत कम रोशनी होती थी और कहीं कहीं लोग अपनी मदद आपके तहत यानी अपनी हैसियत के मुताबिक कब्रों के ऊपर रोशनी का बंदोबस्त कर देते थे। ना तो महकमा औकाफ वाले इस बात में कोई दिलचस्पी रखते थे, इसलिए वो कब्रिस्तान बिल्कुल गुप्त अंधेरे में वाक़या था। शाम होते ही उस कब्रिस्तान में एक अजीब सी तन्हाई और वहशत छा जाती थी। मुझे थोड़ा सा शक गुजरा कि इस पीपल के दरख्त के नीचे ये छोटे बच्चे कहाँ से आ गए। कहीं ये कोई भूत चुड़ैल तो नहीं, क्योंकि इतनी रात को बच्चे किसी पीपल के नीचे आकर क्यों खेलेंगे। कौन माँ बाप रात के 12 बजे अपने छोटे बच्चों को इस बात की इजाजत देंगे कि वो कब्रिस्तान में आकर खेलें। कुछ देर के लिए मैं तो डर गया। मेरे साथ ये वाकया पहली बार पेश आया था। मुझे लगा शायद ये चुड़ैल या किसी जिन के बच्चे हो सकते हैं। मैं ये सोचकर बड़ा डर गया और जल्दी जल्दी घनी झाड़ी की ओट में छुपकर उन बच्चों की तरफ देखने लगा। अभी मुझे वहां छुपे हुए थोड़ा सा वक्त ही गुजरा होगा कि अचानक मुझे अपने पीछे से किसी की आहट सुनाई दी। मैंने एकदम मुड़कर पीछे देखा तो मेरे तो पैरों तले जमीन निकल गई। मेरे पीछे वही छोटी बच्ची खड़ी थी जिसे आज शाम हम दोनों ने खुद अपने हाथों से दफनाया था। उस बच्ची का तमाम लिबास ताज़ा खून में भीगा हुआ था और उसकी आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे। उसने सुर्ख रंग का लिबास पहना हुआ था। उसके दोनों गाल फटे हुए थे और वो यूं सर झुकाए खड़े थी। उसके लंबे लंबे बाल उसके मुंह पर गिरे हुए थे। वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मुझसे कोई फरियाद कर रही हो। मैं वहां से एकदम भागा और भागते भागते मुझे अचानक से ठोकर लगी और दूसरे ही लम्हे मैं कब्र के ऊपर जा गिरा। लेकिन मैं संभला और फिर एकदम से खड़ा हो गया। जब मेरी नजर उस कब्र पर लगे कुतबे पर पड़ी तो दोस्तों मेरी तो हैरत की इंतहा नहीं रही, क्योंकि ये उस बच्ची की कब्र थी जिसे मैंने अभी अभी जिंदा देखा था। मेरी अकल जवाब दे गई। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मुझे अपना दिल फटता महसूस हुआ। मैं सोच भी नहीं सकता था कि जिस बच्ची को मैंने अपने हाथों से कब्र में उतारा था वो आखिर जिंदा कैसे बाहर निकल आई। अभी मैं ये खड़ा सोच ही रहा था कि अचानक मुझे महसूस हुआ जैसे कब्र हिल रही हो। उसके अंदर से किसी के तकलीफ में कराहने की आवाजें सुनाई दे रही थी। रात का वक्त था, हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। कब्रिस्तान का भयानक मंजर था और एक कब्र से आने वाली पुरस्रार आवाजें इस दहशत ज़दा माहौल में और वहशत पैदा कर रही थीं। मेरे हाथ पांव ठंडे हो रहे थे। मैंने जल्दी जल्दी से भागते हुए उस पीपल के नीचे खेलते हुए बच्चों को देखा तो मैं देखकर हैरान रह गया कि बच्चे वहां पर मौजूद नहीं थे जो अभी थोड़ी देर पहले ही वहां पर खेल रहे थे। मुझे लगा शायद वो कहीं चले गए थे। ये देखकर मुझे कुछ हौसला हुआ और मैं भागकर उस पीपल के पत्तों के पीछे छुप गया। लेकिन थोड़ी देर तक सांस बहाल करने के बाद आहिस्ता से मैंने अपना सर बाहर निकालकर उस बच्ची की तलाश में नजरें दौड़ाई तो वो मुझे पूरे कब्रिस्तान में कहीं भी दिखाई नहीं दी। मैं थोड़ी देर वहां खड़ा रहा, फिर मैंने वहां से निकलने का इरादा किया। लेकिन कब्रिस्तान से बाहर निकलने के लिए मुझे दोबारा उसी कब्र के पास से गुजरना था, क्योंकि वो कब्र कब्रिस्तान के गेट के पास से थी और कब्रिस्तान से निकलने का रास्ता उस गेट के जरिए ही जाता था। मैं अपनी पूरी हिम्मत जमा करके जैसे ही उस कब्र के करीब पहुंचा तो मेरे मुंह से एकदम चीखें निकल गई। मुझे चक्कर आने लगे, क्योंकि वही पुरस्रार लड़की अपनी कब्र पर लगे कुतबे के पास बैठी थी। वो मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे वो मुझे खा जाएगी। रात का अंधेरा होने के बावजूद उसकी आंखें मुझे साफ दिखाई दे रही थी। कब्र के पास ही एक कदाल रखी हुई थी। बच्ची मुझे देखते ही अपने हाथों से कदाल की जानब इशारा कर रही थी और यूं लग रहा था जैसे वो मुझे उस कदाल से कब्र खोदने का इशारा दे रही हो। दोस्तों मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था।
मेरी अकल जवाब दे गई थी। मेरा जहन पागल हो चुका था। मेरी रूह तक कांप गई थी, क्योंकि आज से पहले इस कब्रिस्तान में मैंने ऐसा मंजर नहीं देखा था। इस कब्रिस्तान में कब्रें खोदते हुए मुझे तकरीबन 20 साल गुजर गए थे। फिर मैंने देखा एक धमाके से कब्र फटी और उसमें से आग की लिपटें निकलने लगीं। वो मंजर देखकर मेरी रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई। मैंने जैसे ही वहां से भागने का इरादा किया तो मुझे लगा जैसे मेरे पाँव में किसी ने बेड़ियां डाल दी हों। एकदम किसी ने मेरे पाँव जकड़ लिए हों। तो मैंने देखा तो वो भयानक लड़की मेरे पाँव थामे मेरे नजदीक खड़ी थी। उसके दूसरे हाथ में वो कदाल मौजूद था। फिर न जाने क्यों मुझे क्या सूझी, मैंने उसके हाथ से कदाल लिया। जैसे ही कदाल मेरे हाथ में आया तो फौरन कब्र से निकलने वाली आग यूं बुझ गई जैसे किसी ने उस पर पानी डाल दिया हो। मैंने जल्दी से कुछ सोचते हुए जल्दी से कब्र को कुदाल की मदद से खोदना शुरू कर दिया। जैसे ही कब्र खुदी तो कदाल ताबूत से टकराया। वो ताबूत जल चुका था। मैंने एहतियात से एक जानब से उसका ढक्कन उठाकर देखना चाहा तो वो मेरी जिंदगी का सबसे भयानक तरीन मौका था जब मैंने देखा कि ताबूत खाली था। ओ मेरे अल्लाह, ये मेरे साथ क्या हो रहा था? इस घोड़े शाह कब्रिस्तान में मैंने ऐसा मंजर अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। मैंने जल्दी से ऊपर की जानब निगाह डाली तो बच्ची कब्र पर खड़ी मुसलसल रो रही थी। उसकी आंखों से टप टप खून के कतरे बह रहे थे। वो मेरे लिबास पर गिर रहे थे। एकदम मेरे दिमाग में ख्याल आया और दूसरे ही लम्हे मैं कब्र से बाहर निकला और उस बच्ची को एहतियात से पकड़कर मैंने कब्र में पड़े ताबूत में लटा दिया। बच्ची खामोशी से मुझे ये सब करते देख रही थी। बच्ची को ताबूत में लटाते वक्त उसके चेहरे पर छा जाने वाला सुकून मुझे आज भी याद है। उसके आंसू भी थम गए। ताबूत का ढक्कन मैंने अच्छी तरह से बंद किया और कब्र पर अच्छी तरह से मिट्टी डाल दी। वहां पर खड़े होकर मैंने कुछ दुआएं पढ़ी जो मुझे मेरी माँ ने सिखाई थी। वो दुआएं पढ़कर कब्र पर अच्छी तरह से फूंक दी। मेरे जहन में यही बात आ रही थी कि कब्रिस्तान में इस बच्ची को लाने वाले इसे छोड़कर क्यों भाग गए थे। क्या वाकई उसके हकीकी माँ बाप थे या फिर कोई और थे, या शायद इस बच्ची की मौत किसी भयानक अंदाज में हुई थी। इस वजह से इसकी रूह भटक रही थी और उसकी रूह बड़ी तकलीफ में थी। मैंने उसे बकायदा से दफन करके दुआएं पढ़ी तो शायद उसे सुकून आ गया। उसकी बेकरार रूह को जैसे शांति मिल गई हो। उस बच्ची का चेहरा मेरी आंखों के सामने था। मैं उस रात बड़ा बेचैन रहा। रात बार बार उठकर पानी पीता रहा। मेरी प्यास नहीं बुझ रही थी और मैं समझ नहीं रहा था कि आखिर उस बच्ची के साथ क्या हुआ था। और मुझे ये सब कुछ एक ख्वाब की तरह लग रहा था। लेकिन अगले ही दिन जब मेरा साथी गांव से आया तो उसने मेरे कपड़ों पर खून के कतरे देखे तो हैरानी से कहने लगा कि जफर भाई, खैर तो है, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? आपके कपड़े तो खून से भरे हुए हैं। मैं हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था। फिर जैसे ही मैं कुछ संभला, उस बच्ची की कब्र पर गए तो उस कब्र पर जलने के आसार मौजूद थे। वहां पर करीब ही राख पड़ी हुई थी। मैं समझ गया ये मेरा कोई ख्वाब नहीं था बल्कि हकीकत थी। और उस दिन के बाद से मैंने ये सोच लिया कि कोई भी मुर्दा जब मैं दफनाऊंगा तो कब्र पर खड़े होकर उसकी बख्शिश के लिए जरूर दुआएं करूंगा। आज इस वाक़े को तकरीबन 30 साल गुजर चुके हैं और मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ और मरने के बिल्कुल करीब हूँ। लेकिन आज भी उस छोटी बच्ची को याद करके मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और दिल भी उदास हो जाता है कि आखिर वो मियाँ बीवी उस बच्ची को ऐसे क्यों छोड़कर चले गए और उस बच्ची की मौत आखिर कैसे हुई थी। प्यारे दोस्तों, इस तरह की और भी डरावनी और हैरत अंगेज कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। शुक्रिया।